गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं अनोखा अंकित और ये है रेडियो ऑन पर आपका अपना शो स्पोर्ट्स बस्टर्स, जहां होती हैं सिर्फ स्पोर्ट्स की बातें। और आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि फाइनली स्पोर्ट्स जो है वो रिज्यूम हो चुके हैं क्रिकेट में और फुटबॉल में। मेजर दो ऐसे गेम्स जिनको लगभग दुनिया का हर व्यक्ति देखना पसंद करता है। अमेरिका को छोड़ के वो फुटबॉल भी नहीं देखता है और वो क्रिकेट भी नहीं देखता है, वो रग्बी देखता है, वो यानी बेसबॉल भी देखता है। बट जो सपाट फाइनली मेरे चेहरे पर खुशी आई है, आपके चेहरों पर भी खुशी आई होगी। आज क्या क्या है शो पर मैं बता देता हूँ। विराट कोहली और सुनील छेत्री की जो बातचीत हुई थी उसका कुछ आपको अंश बताऊंगा कि क्या कुछ हुआ था। इसके अलावा फीचर मैचेस की बात करेंगे। इसके अलावा जो फुटबॉल और क्रिकेट में मैचेस लाइव हो चुके हैं पास्ट वीक में, उनकी बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ स्टोरीज पर बात करेंगे, कुछ न्यूज़ पर बात करेंगे। और अगर इन सब के बाद मेरे पास आप लोगों के लिए वक्त बचा तो हम अपने यूरो कप को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं फीचर मैचेस की तरफ कि कौन कौन से फीचर्स मैचेस में मैं आपसे बात करने वाला हूं। चलिए मैं आपसे बात करने जा रहा हूं सेमी क्वालिफायर 1 जो कि चेन्नई वर्सेस सीएसके के बीच खेला गया था। और ये मैच सन 2018 में खेला गया था 22 मई के दिन। तो चलिए इस मैच पर नज़र डाल लेते हैं। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच फैफ डु प्लेसिस थे। सीएसके ग्रेट एस्केप इन लास्ट 3 ओवर्स। इसमें अगर बात करें तो 47 ढाई ओवर में मुंबई के खिलाफ इन्होंने मैच निकाला। इसके बाद 41 रन ढाई ओवर में केकेआर के खिलाफ मैच निकाला। 44 ये था, ये 2.4 ओवर में इन्होंने आरसीबी के खिलाफ निकाला। और 2.1 सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इन्होंने निकाला 43 रन, ये इन्होंने निकाला। तो ये कुछ फैक्ट थे आपके लोगों के लिए। अब चलिए बात करते हैं सीधे मैच पर। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बैटिंग करी, 139 सिर्फ बोर्ड पे लगाए। 20 ओवर में 7 विकेट उनकी तरफ उनके गिरे। बैटिंग की बात करें तो कार्लस ब्रैथवेट ये 2016-18 के बीच के दौरान या 2019 तक भी हम कहेंगे कमाल थे। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मैच देख रहा था, न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच था वर्ल्ड कप का। और जो कार्लोस ब्रैथवेट ने ब्रेथ निकाली है न्यूजीलैंड बॉलर्स की आखिरी ओवर तक इंटेंस गेम में, और कमाल था। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा रन से। चेन्नई ने 9 रन यहाँ पे खर्च किए। चेन्नई की तरफ से बेस्ट बॉलिंग जो आई थी वो डीजे ब्रावो की आई थी। 4 ओवर 25 में 2 विकेट उन्होंने निकाले थे। अगर बैटिंग जो विकेट्स फॉल जो हुए, पहला विकेट धवन का गिरा था, पहली बॉल पर वो आउट हो गए थे 0 पर। इसके बाद गोस्वामी आउट हुए थे 34 पर 2, 3.5। फिर विलियमसन आउट हुए थे 36 पर 3, 4.2। और केन विलियमसन और विराट कोहली की एक फोटो शेयर हुई है लव चैट करके, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। और एक फोटो जो है वो डायनासोर बने हैं विराट कोहली वहाँ पर, जी हाँ जी, जिसको अनुष्का ने कैप्चर करके अपने इंस्टाग्राम पर भी डाला, ट्विटर पर भी डाला। इसके अलावा अगर बात करें सोशल मीडिया कैंपेन्स की, तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि विराट कोहली ने जो है वो पाताल लोक में निपटा दिया क्योंकि उनकी वाइफ ने प्रोड्यूस किया था। खैर आप जाके देख सकते हैं वो। इसके बाद विकेट गिरा था शाकिब अल हसन का 50 पे 4, 6.4। मनीष पांडे का विकेट गिरा था 69 पे 5, 11.3। यूसुफ पठान का विकेट गिरा था 88 पे 6, 14.6। और भुवनेश्वर का विकेट गिरा था 139 पे 7। आखिरी बॉल थी इनिंग की। मैंडेटरी पावर प्ले में 47 रन जो है वो बनाए थे। अब बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग ने मात्र 5 गेंदें शेष रहते हुए 8 विकेट के नुकसान पर मैच निपटा दिया, 140 बना दिए। उनकी तरफ से बेहतरीन पारी जो है डु प्लेसिस की आई थी 42 बॉल में 5 चौके और 4 छक्कों की। सनराइजर्स की तरफ से जो मैंने बेस्ट बैटिंग बताई थी ब्रैथवेट की, 29 गेंद में आई थी, 1 चौका और 4 छक्कों की मदद से। एक्स्ट्रास की बात करें, 5 ही रन एक्स्ट्रा खर्च किए सनराइजर्स हैदराबाद ने। बॉलिंग की बात करें तो मेरे को 3 बॉलर नजर आ रहे हैं जिन्होंने 2-2 विकेट निकाले। मगर अगर मैं बेस्ट बॉलिंग की बात करूंगा तो वो राशिद खान की आएगी। 4 ओवर 11 रन 2 विकेट उन्होंने निकाले। पहला इनका 0 पर इनका भी गिरा था शेन वॉटसन का, 5वीं गेंद पे गिरा था।
दूसरा विकेट सुरेश रैना का गिरा था 24 पर 2 3.3। अंबती रायडू 24 पर 3 3.4 नेक्स्ट बॉल पर ही यानी। उसके बाद MS धोनी 39 पर 4 7.4 ओवर। फिर ड्वेन ब्रावो 57 पर 5 11.2 ओवर। रविंद्र जडेजा 62 पर 6 12.3 ओवर। 92 पर 7 14.6 ओवर। दीपक चहर एंड हरभजन सिंह का विकेट 113 पर 8 17.5 ओवर। मैंडेटरी पावर प्ले में मात्र 33 रन जो है वो एक्स्ट्रा खर्च किए थे, 33 रन बनाए थे चेन्नई ने अपने मैंडेटरी पावर प्ले में। इस तरह से 2 विकेट से मैच जीत लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले फीचर मैच की तरफ, जो कि है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सेकेंड टेस्ट, जो कि पाकिस्तान ने जो किया था, टूर किया था। ये 1999 में हुआ था और ये मैच जो खेला गया था दिल्ली में खेला गया था, यानी पाकिस्तान यहाँ पर आए थी। अब इसमें प्लेयर ऑफ द मैच थे अनिल कुंबले, प्लेयर ऑफ द सीरीज थे शक्लेन मुश्ताक। चलिए बात करते हैं पूरे मैच की। इंडिया ने पहले बैटिंग करी, 252 पर पूरी टीम ऑल आउट हुई 91.5 ओवर में। अगर बेस्ट बैटिंग की तरफ मैं नज़र डालूं तो वो 67 रन की है मोहम्मद अजरुद्दीन की 134 बॉल में 7 चौके 1 छक्के की मदद से। 26 रन पाकिस्तान ने जो है वो एक्स्ट्रा खर्च किए। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो शक्लेन मुश्ताक ने 9 मेडन फेंके, 94 रन दिए, 5 विकेट निकाले टीम के लिए। विकेट लक्ष्मण का पहला विकेट गिरा था 88 पर 1 28.4। फिर रमेश का गिरा था 113 पर 2 41.3। तेंदुलकर तीसरा विकेट पे आउट हुए थे 122 पर 3 43.6। द्रविड़ 191 पर 4 61.4। गांगुली 231 पर 5 82.2। अजरुद्दीन 240 पर 6 84.5। अनिल कुंबले 243 पर 7 87.3। जवागल श्रीनाथ 247 पर 8 89.5। नयन मोंगिया 248 पर 9 90.3 और हरभजन सिंह लास्ट विकेट गिरे थे 252 पर 91.5 ओवर। इसके बाद 172 पर पाकिस्तान की टीम 64.3 ओवर पर धराशायी हो गई। अगर बेस्ट बैटिंग की अगर इसमें बात करेंगे तो 32 रन की आती है अफरीदी की। 53 बॉल इन्होंने खेली, 3 चौके 2 छक्के इन्होंने लगाए। अब बात करें इंडिया ने 18 रन एक्स्ट्रा खर्च किए। बेस्ट बॉलिंग में अनिल कुंबले का नाम आता है, 75 रन देकर 4 विकेट इन्होंने निकाले। शहीद अनवर का विकेट पहले 1 रन पे गिरा था 1.2। अफरीदी 54 पे 2 15.4। फिर अहमद थे 54 पर 3 16.5। मोहम्मद यूसुफ 60 पे 4 22.4। इंजमाम उल्ला 114 पर 5 37.6। शोएब मलिक 130 पर 6 42.1। मोइन खान 139 पर 7 46.1। अहमद 167 पर 8 59.4। वसीम अकरम 168 पर 9 61.2 और शक्लेन मुश्ताक 172 पर आखिरी विकेट 64.3। बात कर लेते हैं अगली इनिंग की। अब अगली इनिंग क्या कहती है? इंडिया की सेकेंड इनिंग 339 पर ऑल आउट 113.4। बेस्ट बैटिंग की अगर हम बात करेंगे तो नजर आती है सदगोपन रमेश की 96 रन की 227 बॉल में 15 चौकों की मदद से। पाकिस्तान ने इसमें 31 रन एक्स्ट्रा खर्च किए। और बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो हमको एक बार फिर शक्लेन मुश्ताक नजर आ रहे हैं, 122 रन देकर 5 विकेट निकाले, यानी कि दोनों इनिंग मिला के 10 विकेट निकाले। कमाल। अब बात कर लेते हैं विकेट्स तो लक्ष्मण 15 पर 1 4.5। द्रविड़ 100 पर 2 33.1। तेंदुलकर 168 पर 3 58.6। सदगोपन रमेश 183 पर 4 64.3। मोहम्मद अजरुद्दीन 199 पर 5 70.1। नैन मोंगिया 199 पर 6 70.2। अनिल कुंबले 231 पर 7 79.6। जवागल श्रीनाथ 103 से 31 पर 8 1.5। वेंकटेश प्रसाद 339 पर 9 113.3 और हरभजन सिंह 339 पर 10 113.4। लास्ट इनिंग 207 पर ऑल आउट 60.3 ओवर में पाकिस्तान। बेस्ट बैटिंग जो हमको नजर आ रही है वो शहीद अनवर की 69 रन की 128 बॉल में 12 चौकों की मदद से। 6 रन एक्स्ट्रा 29 रन इंडिया ने खर्च किए और 10 के 10 विकेट इस मैच में
अनिल कुंबले ने चटकाए थे। ये वही मैच है जिसमें अनिल कुंबले ने सारे के सारे विकेट लिए थे। चलिए बात करनी जरूरी बनती थी किस तरह से अनिल कुंबले ने विकेट को गिराया। ये कैच लक्ष्मण के द्वारा, कैच मुंगिया के द्वारा, एलबीडब्ल्यू कुंबले के द्वारा, बोल्ड कुंबले के द्वारा, एलबीडब्ल्यू कुंबले के द्वारा, कैच गोंगली के द्वारा, बोल्ड कुंबले के द्वारा, कैच लक्ष्मण के द्वारा, कैच द्रविड़ के द्वारा, एलबीडब्ल्यू जो है वो कुंबले के द्वारा। यानी कि 2 एलबीडब्ल्यू है, 1 बोल्ड है, बाकी जो है वो कैच आउट्स हैं। कमाल थे अनिल कुंबले सर, कमाल इंडियन कोच भी रहे एक बार। विकेट्स की अब बात कर लेते हैं। 100 पर पहला विकेट गिरा था 24.2 अफरीदी, 101 पर दूसरा गिरा 24.3, 115 पर 3 गिरा 28.3, पहला अफरीदी, दूसरा इख्तियार अहमद, तीसरे इंजमाम उल हक, फिर मोहम्मद यूसुफ 115 पर 4 28.5, मोइन खान 127 पर 5 37.1, सईद अनवर 128 पर 6 38.3, शोएब मलिक 186 पर 7 54.1, मोहम्मद अहमद 198 पर 8 58.5, सकलैन मुश्ताक 198 पर 9 58.6 एंड वसीम अकरम 207 पर 3 ऑल आउट 69.3। अनिल कुंबले इस मैच के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। मैंने ये मैच पर्सनली भी देखा था और ये कमाल मैच था। इस तरीके से इंडिया ने 212 रन से ये मैच अपनी झोली में किया और इसका पूरा श्रेय जाता है वन एंड ओनली अनिल कुंबले साहब। वन एंड ओनली अनिल कुंबले नहीं, कई लोगों के एफर्ट्स कलेक्टिवली थे इस मैच में, चाहे फर्स्ट इनिंग में हो चाहे सेकेंड इनिंग में हो, बट ऑल एंड ऑल अनिल कुंबले इस मैच के लिए हमेशा याद किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ, जो कि है 33 मैच जो कि खेला गया था। ये है श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो कि पर्थ में खेला गया था और आई थिंक सो बी दैट ये मैच 1992 के वर्ल्ड कप का है। जी हाँ जी, 92 के वर्ल्ड कप का ये मैच है। चलिए इस मैच की बात करते हैं। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करी 212 पर 6 50 ओवर। ये बहुत ही लो स्कोरिंग है, विकेट भी आपके हाथ में थे बट आपने सिर्फ 212 ही बोर्ड पर टांगे। चलिए अब बात करते हैं कि हुआ क्या एग्जैक्टली, क्या बेस्ट बैटिंग हमारे सामने आई। तो अरविंद डिसिल्वा, ये नाम आपने सुना होगा और आपने उनको खेलते देखा होगा, इन्होंने बनाए थे 43 रन 56 बॉल में 2 चौकों की मदद से। 32 रन पाकिस्तान ने इसमें एक्स्ट्रा खर्च किए। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो मेरे पास एकमात्र पिक है और वो है मुश्ताक अहमद, 10 ओवर 43 रन 2 विकेट इन्होंने निकाले। इसके बाद मैंडेटरी पावर प्ले का इसमें जिक्र नहीं किया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की इनिंग की। पाकिस्तान ने 216 पे 6 बनाए 49.1 में, 4 विकेट और 5 बॉल रिमेन रहते हुए ये मैच पाकिस्तान जीत गया। अब उनकी तरफ से बेस्ट बैटिंग की बात करें तो वो आती है जावेद मियांदाद की, 57 रन की 84 बॉल में 3 चौकों की मदद से। श्रीलंका ने 19 रन एक्स्ट्रा खर्च किए। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो ये मुझे काफू केदरा रमानायके हैं, इन्होंने 10 ओवर 1 मेडन 37 रन 2 विकेट टीम के लिए निकाले बट मैच नहीं जीता पाए। इस तरह से ये पाकिस्तान 1992 का ये मैच जीत गया था। चलिए अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं। ये मैच जो है न्यूजीलैंड में खेला गया था इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच और ये इंडिया न्यूजीलैंड श्रीलंका ये ट्रायल सीरीज हुई थी 1998 में। ये उसका फाइनल मैच है। अगर इसमें बात करें तो सचिन तेंदुलकर प्लेयर ऑफ द मैच थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज थे वो अरविंद डिसिल्वा थे। चलिए अब बात करते हैं इस मैच की। इंडिया ने पहले बैटिंग करी और इंडिया ने 307 बनाए 6 विकेट पर 50 ओवर में। हाईएस्ट थे 128 तेंदुलकर के 131 बॉलों में 8 चौके 2 छक्कों की मदद से। 15 रन श्रीलंका ने एक्स्ट्रा खर्च किए। बेस्ट बॉलिंग फिगर में सनत जयसूर्या का नाम आता है, 9 ओवर 42 रन 2 विकेट। इंडिया की विकेट्स किस तरीके से फोल्ड हुए। पहला विकेट 251 पर गिरा था 43.6 ओवर में तेंदुलकर का, यानी कितनी बड़ी पार्टनरशिप इन्होंने खड़ी करी सौरव गांगुली के साथ। या सोच सकते हैं क्योंकि सौरव गांगुली ने भी 109 रन इसमें बनाए। इसके बाद दूसरा विकेट गिरा 252 पे 4.1 गांगुली, उसके बाद फिर
चले गए, तुरंत रन स्कोर नहीं हुआ। 262 पर 3 अजरुद्दीन भी चले गए 45.6, रॉबिन सिंह गए 297 पर 4 48.4, अजय जडेजा गए 297.5 48.5, अगरकर गए 307 पर 6 49.6। अब बात करते हैं श्रीलंका की पूरी टीम 301 पर ऑल आउट हुई, 3 गेंदें शेष रहती थी मैच की। बेस्ट बैटिंग की बात करें तो वो आती है अरविंद डिसिल्वा, 105 94 बॉल 10 चौकों की मदद से इंडिया ने 22 रन एक्स्ट्रा खर्च किए। बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो अजीत अगरकर 10 ओवर 53 रन 4 विकेट निकाले। विकेट्स की बात करें 59 पे पहला 8.2 सनत जयसूर्या, रमेश कालू वितरना जो थे वो 73 पर 2.6, फिर मारवन आटापट्टू 160 पर 3 25.4, रानातुंगा अर्जुन रानातुंगा 197 पर 4 31.4, अरविंद डिसिल्वा 272 पर 5 43.3। यानी कि ये वो पॉइंट था कि मैच बड़े आराम से श्रीलंका जीत सकता था, बट शायद उनके जो टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन थे जिस पर बहुत ज़्यादा रिलाय करता था उस वक्त श्रीलंका, और मिडिल ऑर्डर में अरविंद डिसिल्वा से डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन उस टाइम पर कोई नहीं था श्रीलंका के पास, यही वो कारण था। उपल चांदना जी 280 पर 6 45.3, यहाँ भी अच्छा है, मात्र तकरीबन 27 रन कुछ चाहिए हैं, बॉलें भी काफ़ी बची हुई। इसके बाद महामाना 295 पर 8 47.6, फिर कुमार धर्म सेना 287 पर 7 46.4, फिर राम ये थोड़ा बड़ा नाम है, इसको मैं भूल जाता हूँ, 298 पर 9 48.5, और इसके बाद भी बहुत बड़ा नाम है 301 पर 10 49.3। इस तरह से इंडिया ने ये मैच 6 रनों से अपनी झोली में किया था। तो ये तो थे फीचर मैचेस जिनकी मैंने बात करी आपसे। अब आपसे बात करते हैं कुछ न्यूज़ पर कि क्या कुछ न्यूज़ है हम लोग के पास। क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है। अगर बात करें आईसीसी की तो वो अपॉइंट करना चाहता है चीफ मेडिकल ऑफिसर टू टेक चार्टर्ड फ्लाइट रेट। जी हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रैवल जो है वो फ्लाइट से होती है। इसके अलावा वोक्स ने जो है वो फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है कंट्रोल एनवायरनमेंट के साथ। इसके अलावा एंडरसन ने कहा है नीड टू इंश्योर हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बिफोर रिज्यूमिंग। जी हाँ जी, इसके अलावा ECB पॉन्डर्स प्लान्स टू रीस्टार्ट वुमेन्स क्रिकेट आफ्टर कोरोना वायरस। इस पर थोड़ा बात करना है। On Sunday, first of the match cricket had on this goes glass because too common in the world that we used to know. New Zealand hosted India in test match. Bangladesh began their one-day series against Zimbabwe. Sri Lanka complete their ODI series against West Indies. 2 games were played in the Women's T20 World Cup, and there was also a match in the Pakistan Super League. These were in the televised game anyway. ये मैचेस हो रहे थे जब कोरोना वायरस चल रहा था। जी हाँ जी, अब क्या कुछ होने वाला है कोरोना वायरस के बाद, ये बहुत समझने वाली बात है। IPL पोस्टपोन है, वर्ल्ड कप भी पोस्टपोन होने के चांसेस हो रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि एक्चुअल में क्रिकेट कब रिज्यूम होता है। गांगुली एंडोर्स फॉर ICC प्रेसिडेंसी, CSA सेज इंडिया अगस्त विजिट। ऑस्ट्रेलिया कुड सेंड ए टीम ओवर टू इंग्लैंड इन सितंबर, ये भी बहुत अच्छी बात है। इंग्लैंड बॉलर्स टू बिगिन इंडिविजुअल ट्रेनिंग, ये भी बहुत अच्छी बात है। डिडंट इवन टच माई बैट वंस आई डिसाइड टू रिटायर। ये बात जो है सदगोपन रमेश ने कही है। चलिए जी, इसे कॉलिन मिल कह रहे हैं ए रिटायरमेंट आउट ऑफ द ब्लू। ओके ठीक है। नाउ फैमिली कम्स फर्स्ट, गोल्फ कोर्स सेकेंड। ओह ये दिस इज़ द नाइसेस्ट थिंग, क्योंकि फैमिली सबसे पहले होनी चाहिए। बट जिससे आप काम करते हैं, जिससे आपका पैसा कमाते हो, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कहीं ना कहीं, बट फैमिली से ऊपर नहीं हो सकती है। डिडंट वांट टू गेट टू ए पॉइंट व्हेन आई द गेम।
what I have done for my family's fitness health, these all things जो है ये बोली है, ये एक ही आर्टिकल है और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बोली है सदगोपन रमेश ने। उथप्पा wants BCCI to allow participation in overseas T20 league। बिल्कुल सही बात है, ये हर एक व्यक्ति के दिमाग में है और ये हर एक व्यक्ति चाहता है। उथप्पा ने बात बोली है क्योंकि वो फील करते हैं अगर आपको इंडियन क्रिकेट में मौका नहीं मिल रहा है, डोमेस्टिकली आप नहीं खेल पा रहे हो या आप इंटरनेशनली नहीं खेल पा रहे हो, तो कम से कम जो डोमेस्टिक लीग्स हैं उनमें इनको मौका मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है मिलना चाहिए। IPL remains the single biggest event the global cricket economy। Yes, ये बात भी उन्होंने बोली है। Get revenue in is a small but important component to cash flow। BCCI CEO ने इस बात को कहा है। ठीक है, ये कंट्रोल्ड बॉल टैंपरिंग, ये इस पर कंट्रोवर्सी है कि क्या जो है बॉल टैंपरिंग किस तरह से कंट्रोल की जा सकती है, करनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि बॉल टैंपरिंग आपको करनी चाहिए। आपके पास एक स्किल है, आप बहुत अच्छी बॉलिंग करा सकते हैं, तो क्यों बॉल टैंपरिंग के साथ आप जाते हैं। नॉट मुर्तजा डोमिनिगो बैंक्स ऑन हाउस ऑफ यंग फास्ट बॉलर। ये मुद्दा मेरे समझ में नहीं आया, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये क्या है, आप मुझे बताएं। BCB प्रेसिडेंट नॉट कन्विंस अबाउट श्रीलंकन टूर येट। ओके, बांग्लादेश बोर्ड जो है वो कन्विंस नहीं है श्रीलंका टूर पर अभी तक, यानी कि ये डाउटफुल है कि ये सीरीज होगी कि नहीं होगी, देखने वाली बात होगी। CWI टू रिक्रूट परमानेंट वुमेन्स टीम हेड कोच, यानी कि जो कैरेबियन की टीम है, वुमेन्स की जो टीम है वह परमानेंट जो है वो हेड कोच चाहती है। द क्यूरियस केस ऑफ एडन मरकाम क्विज द ट्रम्प ऑफ द कोरोना वायरस हेल्प डेफर ब्रीज पावर चेंज स्टांस टू स्कोर ऑल ओवर द ग्राउंड। कोहली ने ये बात बोली है, want to adopt the इमरान खान स्टाइल। ये बात बाबर आजम ने बोली है कैप्टनसी रोल पर, यानी कि इमरान खान के स्टाइल को अपना करके कैप्टनसी करना चाहते हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या ये जो चीज़ है ये इनकी सक्सेस होती है, कैसे ये पूरा कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा सोशल टाइटल टू whom is Peterson comparing युवराज टू। जी हाँ जी, ये सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है। तो चलिए, न्यूज़ हो गई, बात करते हैं सोशल मीडिया की कि एक्चुअल में क्या हुआ था सुनील छेत्री और विराट कोहली की टॉक में। मैंने कभी भी इंस्टाग्राम लाइव को बहुत क्लोजली फॉलो नहीं किया, देखा तो बंद कर दिया, स्किप कर दिया, कोशिश नहीं करी देखने की कितना, मगर ये जब एक इंसिडेंट आया तो मैंने कहा यार इसको मिस नहीं कर सकते, इसको देखना होगा। और आई वांट टू से कि इट इज़ अ मस्ट वॉच लाइव। विराट कोहली से कुछ रैपिड फायर्स किए सुनील छेत्री ने कि क्रिकेटर्स बताइए जो वर्ल्ड आपको बेस्ट लगता हो। उन्होंने बोला जॉन्टी रूट्स। उन्होंने कहा कि अभी लेजेंड में भी वो जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग करी है और बैटिंग वगैरह करी है वो कमाल है। और सही बात है, जॉन्टी रूट से बेहतरीन फील्डर आपको नहीं मिल सकता, प्लेयर नहीं मिल सकता वर्ल्ड क्लास में। उन्होंने तो अपनी बेटी का नाम इंडिया ही रख दिया, तो इससे बड़ी बात क्या होगी एक देश के लिए। और जॉन्टी रूट्स जैसा प्लेयर पैदा करना, सचिन जैसा प्लेयर, ब्रायन लारा जैसा, विविड रिचर्ड्स जैसे प्लेयर्स पैदा करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, बट उसके लिए आप पीछे बैकअप बहुत ज़्यादा चाहिए और खुद का हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा चाहिए। हेड्स ऑफ है। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि आप लोग डेली रूटीन जो फिटनेस रूटीन होता है, प्रैक्टिस रूटीन होता है, उसमें फुटबॉल खेलते हैं, तो उसमें वर्स्ट जो है वो टच किसका है। उन्होंने कुलदीप यादव का नाम दिया और कुलदीप यादव ने वहाँ पर खुद लिखा, मैं झूठ बोल रहा है,
वहाँ पे रणवीर सिंह भी थे, वो भी बड़ा एंजॉय कर रहे थे, वो भी कमेंट्स कर रहे थे। इसके अलावा छेत्री ने उनसे ये भी बात करी कि अगर आपको सचिन का कोई शॉट अडॉप्ट करना हो तो उन्होंने बोला कि वो जो पीछे की तरफ फ्लिक करते थे ना, पैड फ्लिक करते थे, मुझे वो अडॉप्ट करना है, वो बड़ा ही स्टाइल का। ये बात है, दिल इसको भले दिलशान का हो, बट वो जो एक फ्लिक मारते थे सचिन पीछे की तरफ, वो कमाल का था। पैड फ्लिक करके जो वो मारते थे पीछे की तरफ, तो उन्होंने कहा वो मैं अडॉप्ट करना चाहूँगा। इसके अलावा उनसे एक फिल्म के बारे में पूछा गया, तो वहाँ ढोल की भी बात हुई, अंदाज अपना अपना की भी बात हुई, जो वो बार बार देखना चाहते हैं, जो वो भले ही कॉमेडी में जॉनर बताया। ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर डिस्कस हुई, डिस्क्लोज हुई। और उनसे ये भी पूछा गया कि अगर आपको किसी खिलाड़ी को देखना हो, चाहे वो ग्राउंड पर देखना हो, चाहे वो टीवी पे देखना हो, वो एक प्लेयर का नाम बताइए। तो उस पर उन्होंने बोला क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उन्होंने कहा क्यों, क्योंकि वो कमाल है। और उसके बाद सुनील छेत्री ने भी बताया कि किस तरीके से उनके कोचेस ने, उनके ट्रेनर्स ने उनसे कहा कि ठीक है, उन्होंने सुनील छेत्री ने भी बात को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हम रोनाल्डो नहीं बना सकते, हम रोनाल्डो नहीं पैदा कर सकते, बट क्या हम रोनाल्डो जैसा रूटीन तो फॉलो कर सकते हैं जिस तरह से। तो उन्होंने पूरा जो है रिसर्च करके इंडियन प्लेयर्स को ये बताया है कि किस तरीके से रोनाल्डो अपनी फिटनेस पर, खाने पर, गेम पर ध्यान देते हैं, ताकि वो प्लेयर उसी चीज़ों को एंडोर्स कर सकें। ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कोहली से ये पूछा सुनील छेत्री ने कि खाने के बहुत शौकीन है और दोनों दिल्ली से भी हैं, तो उन्होंने ये पूछा कि अगर आपको एक मौका मिले, क्योंकि अभी तो वो बहुत ज़्यादा फिटनेस पर हैं, डाइट पर हैं, बट अगर आपको मौका मिले एक दिन सिर्फ खाने का, तो क्या रूटीन है? मैंने कहा सुबह मैं 10 जो मारी गोल्ड के बिस्किट होते हैं वो 10 ऊपर 10 नीचे, और उसके ऊपर मलाई लगा के फिर मैं छोड़ दूँगा। फिर मैं छोले भटूरे खाऊंगा 2 प्लेट, इसके बाद मैं जो है राजमा चावल खाऊंगा, फिर रात में दाल मखनी, फिर उसके बाद रात में कसाटा आइसक्रीम, रसगुल्ला, और ये सब मैं खाऊंगा। मतलब हर पेट खाएंगे विराट कोहली, और खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है विराट कोहली, ये बात पसंद लगती है। और लस्सी भी उन्होंने कहा कि जो दिल्ली में एक अग्रवाल है, शायद मैं कंफ्यूज हूँ, वहाँ की वो लस्सी भी पीना पसंद करेंगे। तो मतलब ऑल इन ऑल। इसके अलावा अनुष्का के रिलेशंस की भी बात हुई, इस तरह से कहा गया कि आपके सारे मैचेस, चाहे वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, कोहली अनुष्का देखने आती हैं, बट आपको एक फिल्म की शूटिंग देखनी थी और आप भाई साहब 5 मिनट की शूटिंग देखकर सोने चले गए। उसके बाद आपको दुनिया ढूंढ रही कि आप गए कहाँ। एंड इसके अलावा एक इंसिडेंट और हुआ जहाँ किसी ने इनको आवाज़ लगाई बाहर विदेश में, केन्या साइड कहीं गए हुए थे, नैरोबी शायद कि नेपाल साइड, मुझे पता, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो वहाँ पर किसी ने इनको आवाज़ लगाई, चलती अनुष्का को छोड़ के कि भैया ठीक है, तुम जहाँ मर्जी रहो, मेरे को किसी ने आवाज़ लगाई, मैं जा रहा हूँ। तो ये जो सारी बातें भी वहाँ पर हुई, बट ऑल इन ऑल वही फन सेशन था। मैंने ये बहुत टुकड़ों में बताया है, कुछ चीज़ें स्किप कर गई हैं, बहुत सारी चीज़ें याद जो रहीं वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि मैं नोट डाउन नहीं करता हूँ। नोट डाउन करता तो शायद मैं आपको सब कुछ बता देता, बट सब कुछ बता दूंगा तो फिर वहाँ जाके क्या देखोगे। तो चेकआउट करो इंस्टाग्राम पर सुनील छेत्री का अकाउंट, वहाँ पर IGTV के अंदर जो है उनका ज़रूर ये वीडियो पड़ा होगा, 2-3 पार्ट्स में पड़ा होगा, क्योंकि 1 घंटे के सेशन के बाद जो है वो नेटवर्क के इश्यूज़ हुए थे 1-2 बार, तो उसके बाद फाइनली एक लास्ट टाइम एक और ऑडियो हुआ था। तो फाइनली 2 पार्ट्स में है ये पूरा का पूरा 1-1.5 घंटे का है। इसके बाद सुनील छेत्री ने जो है वो 1-2 दिन बाद जो है वो बात एक और पॉलिटिशियंस हैं उनसे भी बात वहाँ पर की है। मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा है इस वक्त। जी हाँ जी, इस तरीके से भी जो चीज़ें जो है वो अनफोल्ड जो है हुई हैं। तो ऑल इन ऑल विराट कोहली और इसकी बात भी हुई। अब हम बात करेंगे कि बुंडेसलीगा का मैच और क्रिकेट में क्या कुछ लाइव जो है वो आया है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले बुंडेसलीगा की। 7 मार्च के बाद फाइनली 16 मई को बुंडेसलीगा रिज्यूम किया गया मैच डे 26 के साथ। पहला मैच जो था बोरुसिया डॉर्टमुंड और शाल्के के बीच था, बिहाइंड द डोर्स मैच खेला गया और इस मैच में 4-0 से जीत हासिल की। फिर लैपेजेट और फिलबर्ग का भी मैच हुआ जो कि 1 से ड्रॉ हुआ। इसके अलावा जो है एक बेहतरीन मैच और मैं आपको बता देता हूं जो कि हुआ था बायर्न म्यूनिख वर्सेस यूनियन
बर्लिन के बीच ये 2-0 से जीता गया। इसके अलावा लेवरकूसन ने मैच जो है वो 4-1 से जीता है बर्मेन के साथ। बोरुसिया डॉर्टमुंड अगला मैच अपना अब खेलेगा वुल्सबर्ग के साथ। इसके अलावा जो मैच खेला जाएगा वो एक और मैच मैं सोच रहा था, हाँ जी, वो मैच खेला जाएगा बायर्न का फ्रैंकफर्ट के साथ। ये मैच 10 बजे आएगा 23 मई को, और जो मैंने बुंडेसलीगा का मैच बताया ये 23 मई को 19, यानी कि ये मैचेस इस वीक जो हैं वो हो गए हैं जिनकी मैचेस हम बात में करेंगे। तो चलिए अब क्रिकेट की तरफ चलते हैं। चलिए जी, क्रिकेट भी रिज्यूम हो ही चुका है फाइनली, बट अभी बड़े स्केल पे तो नहीं, छोटे स्केल पर हुआ है। बट जो छोटे स्केल पर भी हुआ है वो क्या हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में वेस्ट इंडीज में भी T20 लीग शुरू हो गई। अभी तक आपने दुबई की T10 देखी होगी, जी हाँ जी, देखी हुई थी। अब आप वेस्ट इंडीज की भी T10 लीग देख सकते हैं। विंसी T10 लीग इसका नाम है। और इसके जो भी टीम्स हैं, इसमें 6 टीमें हैं। 30 तारीख को ये ख़त्म हो जाएगा, 22 को शुरू हुआ है। 30 मैचेस के लिए जाएंगे। इस 30 शायद 30 से ज़्यादा 30 मैचेस शायद में भी खेले जाएंगे। 30-60 कुछ मैचेस हैं, मैं कंफ्यूज हूँ। आप पूरा का पूरा एक वीडियो जाकर देख सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। जहाँ तक मेरे को पता है कि 6 टीमें खेल रही हैं। नाम बड़े अजीब से हैं, प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा यंग हैं, कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं इसमें, बट वो इतने भी बड़े नाम नहीं हैं कि आप उनको याद रख सकें। हाँ, बट हाँ, ये नाम है और कोई भी विदेशी प्लेयर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मोस्ट ऑफ द वेस्ट इंडीज़ के ही प्लेयर्स हैं और कुछ गाइडलाइंस रिस्ट्रिक्शंस के साथ इसको शुरू किया गया है। 2 मैचेस जो हैं वो फ्राइडे को खेल लिए गए हैं, कुछ मैचेस सैटरडे को खेल लिए गए हैं। इन सारी डिटेल्स को मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं है। 10 ओवर की T20 मैच में आप क्या ही बात करेंगे, पर फिर भी मैं आपको जानना चाहते हैं तो पहला मैच पूरा बॉलिंग डोमिनेट मैच जो रहा पहली इनिंग में। दूसरी इनिंग मैं नहीं देख पाया, मैंने उसको इसका फॉलो नहीं किया, मुझे वो इंटरेस्ट नहीं जगा। मुझे लगा था कि इंटरेस्ट जगेगा, बहुत टाइम बाद क्रिकेट शुरू हुई है, कुछ बड़े नाम होंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैं उतना इंगेज नहीं हो पाया इस सीरीज़ के साथ, इस टूर्नामेंट के मैचेस के साथ, और आई होप आगे भी नहीं हो पाऊँगा। बट आगे आने वाले वक्त में कौन कौन से मैचेस आएंगे, कौन कौन सी सीरीज़ आएंगी, वो डिपेंड करता है कौन से बड़े नाम्स होंगे, किस तरह की लीग्स होंगी, किस तरह के इंटरनेशनल मैच होंगे, और क्या वुमेंस क्रिकेट भी रिज्यूम होगा तो क्या टीवी पर आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फुटबॉल की जहाँ तक बात करें, फुटबॉल एक बहुत बड़ा लार्जर स्केल है, और फुटबॉल में बुंडेसलीगा का रिज्यूम होना, जो कि उनका सेशन बीच में रुक गया था, उसी को रिज्यूम उन्होंने किया है। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की है, ना कि फ्रांस की लीग की तरह बीच में ही उसको पोस्टपोन करके किसी को भी विनर बना करके नए सेशन की शुरुआत करने की वो कोशिश कर रहा है। जर्मन लीग आई होप बेटर है। अब इंग्लिश लीग में क्या होगा, क्या वो सस्पेंड कर दी जाएगी या दोबारा होगी, इस पर अभी संशय है। बट T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में होना था इस साल, उसको शायद पोस्टपोन करने का विचार है। जो वर्ल्ड कप मेंस का जो T20 वर्ल्ड कप होना था वो शायद पोस्टपोन हो जाएगा, और आई होप ये 2021 में अब हमको देखने को मिलेगा। बट अक्टूबर सितंबर में ये मैच होने थे। आई होप वो पीरियड शायद थी, क्योंकि मैं अगर कल देख रहा था इस हफ्ते तो 200 कुछ केसेस ही ऑस्ट्रेलिया में बचे हैं। टीवी में भी मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलिया पटरी पर आ गया है, लोग निकल रहे हैं घरों पे। इंडिया में भी वही चीज़ है, बट आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। और क्रिकेट एक ऐसा गेम है, और वो भी वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा स्टेज है जहाँ पर आप बिहाइंड द डोर्स तो नहीं खिला सकते मैच, क्योंकि जब इतना बड़ा टूर्नामेंट है लोग नहीं आएंगे तो उसका फ़ायदा नहीं। मुझे याद है जब वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड का 2016 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, जिसमें छक्का पर छक्के मार के ब्रेट वाइट ने मैच निकाल दिया था स्ट्रोक के ओवर में, उस मैच में जहां इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, इंडिया नहीं थी फाइनल में और पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में बाई चांस ऑस्ट्रेलिया फाइनल में ना पहुंचे, कोई और टीम भी पहुंचे, बट T20 मैच है और अगर दर्शक ना हो फाइनल मैच में तो मज़ा ही नहीं आएगा। अगर आपको याद हो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था T20 का फाइनल मैच,
जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 80,000 दर्शक मेलबर्न के ग्राउंड में। क्रिकेट की तो जीत थी ही, वुमेन क्रिकेट की जीत थी। और सबसे बड़ी बात थी कि वो मैच भले हम हार गए हों, कोई बात नहीं, बट हमने फाइनल खेला। इस बात क्या इस बात पे हमें बिलीव करना पड़ेगा कि हम नर्वस हो जाते हैं बड़े बड़े मैचेस में, बड़े टूर्नामेंट्स में। और ये हमने देखा 2011 के बाद 2015 के वर्ल्ड कप में भी और 2019 के वर्ल्ड कप में भी जो मैच का हुआ। उन दोनों ही टूर्नामेंट्स में हमारी टीम खेली है, बट वो नर्व्स नहीं पकड़ पाई। जहाँ धोनी रन आउट हुए और जहाँ ऑस्ट्रेलिया से इंडिया मैच हारा, तो ये सारी चीज़ें जो है फॉलन पार्ट हुई। तो क्रिकेट रिज्यूम हो चुका है, फुटबॉल रिज्यूम थोड़ा बहुत हो चुका है। WWE तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब उनका बंद करने का मन नहीं है, मतलब वो बिहाइंड द डोर खेले जा रहे हैं। आई थिंक so, बिकॉज उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो बिहाइंड द डोर खेलें कि फैंस के साथ खेलें। बट फैंस के साथ किसी भी खिलाड़ी का खेलना, चाहे वो भले ही WWE हो, WWE हो, बहुत मायने रखता है। अब तो संशय ये है कि पिछले 2 साल से WWE इंडिया हो रहा था और WWE जो अदर कंट्रीज़ में भी जाता था, क्या अब ये पॉसिबल होगा? क्या ये रिस्क WWE उठाएगा इंडिया या किसी और दूसरी कंट्रीज में जाकर के WWE कराने का? और अगर होगा तो कितना एक्सपेंसिव होगा? क्योंकि चलिए ठीक है, आपने दूसरी कंट्री में खिलाना है WWE, आप खिला भी दोगे, बट क्या बाहर खिलाओगे, बिहाइंड द गेट खिलाओगे, क्लोज डोर्स खिलाओगे? क्लोज डोर खिलाओगे तो क्यों खिलाओगे? क्योंकि फिर तो आप अपने घर में अपनी कंट्री में खिलाते रहिए, कोई फ़ायदा, उसका कोई दिक्कत नुकसान नहीं है। और जो लोग आएंगे वो सुपरस्टार्स, वो क्या देखेंगे जब वो इंटरेक्शन ही नहीं कर पाएंगे अपने फैंस के साथ? ये बहुत सारे सवाल हैं। जैसे कि गोल्फ रिज्यूम कर दिया गया है, बट गोल्फ बड़े शांत माहौल में खेला जाता है, वहाँ पर फैंस की जरूरत होती नहीं, बस क्लैपिंग होती है, कंसंट्रेट करना होता है, हु हा ताली वाली नहीं बजती है। तो वहाँ पर जो है ये चल सकता है। और मेरे को तो कभी गोल्फ समझ नहीं वैसे भी नहीं आया, थोड़ा बहुत आ गया है बट पूरी तरीके से नहीं आया। तो ऑल एंड ऑल जो है वो जैसे फार्मूला 1 जो है वो दर्शकों के साथ भी खेला जा सकता है, विदाउट दर्शक भी खेला जा सकता है, क्योंकि वो एक स्पीड है, थ्रिल है। उसमें जो ड्राइवर है उनको पता नहीं होता है कि कितने लोग मैच देख रहे हैं, उनको अपना ट्रैक नज़र आता है, उनको वो तब नज़र आता है जब मैच जीत जाए। और जनता के सामने से वो 8 सेकंड में एक बार में निकल जाती है एक गाड़ी। तो आई थिंक इतना जनता को फ़र्क पड़ता है, ना ही खिलाड़ियों को इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है फार्मूला 1 से। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, किसी और का थॉट प्रोसेस कुछ और भी हो सकता है इन गेम्स को लेकर के। आई होप जो फुटबॉल में जो सिंगिंग्स होती हैं, जो साउंड्स होते हैं, जो चैंट्स होते हैं, वो एक मोराल बूस्ट करते हैं आखिरी के इंजरी टाइम्स में। और हमने तभी देखा है वर्ल्ड कप के मैच, बिग नर्व्स मैचेस होते हैं, वो ग्राउंड जो, और आपको याद होगा एक लिवरपूल का मैच था जिसमें कमेंटेटर का सीन दिखाया गया है और वो पूरा मैच, क्या मुझे ऐसा लग रहा था वो कमेंटेटर शीशा तोड़ के बाहर चला जाएगा। वो हाउ एंथुसियास्टिक दैट टू कमेंटेटर्स। आई होप वो फॉर्मर प्लेयर रह चुके होंगे लिवरपूल के, चाहे जो भी होगा, बट उनका वो एक ग्राउंड के साथ उनका एक एटमॉस्फेयर लेवल देखने वाला था। तो ऑल एंड ऑल ये है थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए नेक्स्ट वीक आपसे मिलेंगे वापस लाइव मैचेस के साथ, वापस न्यूज़ के साथ, क्योंकि मैचेस रिज्यूम हो चुके हैं। हम बात करेंगे बुंदेसलीगा की, इसके अलावा हम बात करेंगे क्रिकेट की भी कि विंसी के साथ साथ कौन से टूर्नामेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं क्रिकेट में, क्योंकि जून में जहाँ तक है 10 जून के आसपास के बाद से सारे मैचेस रिज्यूम होने की चांसेस शेड्यूल में तो यही कह रहे हैं, रियलिटी में कितना होता है नहीं। डिबेट कंपटीशन, यानी कि अब हम बात करते हैं अपने चैनल की, रेडियो उड़ान की। बहुत हो गई स्पोर्ट्स की बात, तो हमारे रेडियो स्टेशन ने फाइनली आपको तंबोला खिलाया और सारे गेम्स खिलाए, कुछ नए आर्जेस आ चुके हैं, नए शोज़ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसके अलावा समय समय पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं एंड जो हम लोग आपको डिबेट करा रहे हैं, बहुत कुछ रेडियो उड़ान पर भी चल रहा है। बट जैसे जैसे लाइफ पटरी पर आ रही है, फ्लाइट्स शुरू हो गई हैं, शुरू हो जाएंगी, ट्रेन शुरू हो जाएंगी, दुकानें खुल गई हैं, धीरे धीरे लाइफ पटरी पर आ रही है। बट ये कितना सही है कितना गलत, ये तो वक्त बताएगा।
कितना लोग अब वापस उस ज़िंदगी को अडॉप्ट कर पाएंगे, कितना जो है वो लोग हैप्चुअल हो चुके हैं अपनी इस लाइफ से जो कि घरों में रह रहे थे। तो ये सब सारी बातें देखने वाली होंगी। फिलहाल आप रहिएगा हमेशा रेडियो के साथ, क्योंकि हर दिन कुछ नया गेम, कुछ नया एंटरटेनमेंट, कुछ नया शो, कोई नए आरजे आपको मिलते रहेंगे। मैं आपको मिलता रहूँगा हर संडे रात 8 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दिलों में याद रखिएगा। शो अगर ये छूट गया हो, टेंशन वाली बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है करने की। कल दोपहर वापस 3 बजे रिपीट होगा, आप लोग सुन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैंने बहुत कुछ बता दिया मगर मैंने यूरो कप नहीं बताया। चलिए मैं फाइनली आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, आपको यूरो कप की हिस्ट्री पर ले ही चलता हूँ कि एक्चुअल में यूरो कप में हमने 1972 तक बात कर ली थी, 1976 में क्या अनफोल्ड हुआ। चलिए चलते हैं। 1976 का यूरो कप पहली बार यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए थे पेनल्टी शूट्स। जी हाँ जी, ये वो साल था जब पेनल्टी शूट्स हुए थे, बट इसके बाद 7 जो है सक्सेसफुल कंट्रोवर्सीज भी इसके साथ जो है वो हुई थी। अब अगर इसी टूर्नामेंट के एक्सपेंड की बात करें कि क्या हुआ था, तो चलिए इस पर अब थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। ये जो मैच था इसमें जो है यूगोस्लोवाकिया जो है वो होस्ट कंट्री थी। इसके अलावा जो है 4 फाइनल टीमें थी, 2 होस्ट सिटीज़ थी। चैंपियन जो बना था वो चेकोस्लोवाकिया बना था। ईस्ट वेस्ट जर्मनी को हरा करके पेनल्टी शूटआउट में थर्ड प्लेस जो है वो नीदरलैंड्स की आई थी। आई थिंक सो दैट नीदरलैंड के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि पहली बार वो ऊपर आई थी। और उसके बाद से ये डच टीम ने कभी पीछे मिलकर मेरे ख्याल से नहीं देखा, चाहे हॉकी हो चाहे फुटबॉल हो, डच टीम नीदरलैंड हमेशा कमाल करती आई है। इसके अलावा फोर्थ प्लेस जो है वो यूगोस्लोवाकिया ने हासिल की थी। 19 गोल हुए थे इन 4 मैचेस में, और इनमें जो जनसंख्या आई थी वो 1,06,000 थी, यानी कि 26,000 पर मैच थी। और जो गोल था यानी कि 19 गोल वो थे 4.75। टॉप स्कोरर जो थे वो थे डिएटर मुलर, जिन्होंने 4 गोल्स किए थे। चलिए थोड़ी सी और इस पर रिसर्च करते हैं क्या कुछ हुआ इस टूर्नामेंट में। अगर बात की जाए तो ये वो आखिरी वर्ल्ड कप यूरो कप था जब फाइनल्स के लिए 4 टीमें जाती थी। इसके बाद से इसको एक्सपेंड करके 10 टीमों का कर दिया, 8 टीमों का कर दिया गया था। अगर को बात करते हैं टूर्नामेंट प्रीवियस टूर्नामेंट अपीयरेंस की, तो चेकोस्लोवाकिया एक बार, नीदरलैंड ने पहली बार डेब्यू किया था इस बार इसमें, और एक बार वेस्ट जर्मनी भाग लेकर दे चुका था, और 2 बार जो है वो यूगोस्लोवाकिया ने इसमें भाग लिया था। बात कर लेते हैं यूएफए यूरो 1976 क्वालिफायर्स मैचेस की। क्वालिफायर्स में कुल 32 टीमों ने भाग लिया था, 104 गोल हुए थे, 289 टोटल नहीं मैचेस हुए थे, 289 टोटल गोल हुए थे। डॉन गिवंस जो थे वो टॉप स्कोरर थे। क्वालिफाइंग टीम्स जो थी वो मैं आपको बता देता हूँ, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। इसके अलावा जो मैचेस हैं वो आपको बता देता हूँ। ग्रुप 1 जिसमें थी चेकोस्लोवाकिया, इंग्लैंड, पोर्टुगल एंड साइप्रस। पोर्टुगल इसमें 3rd पोजीशन पर आई थी। इसके अलावा वेल्स, हंगरी, ऑस्ट्रिया और लक्समबर्ग। नेक्स्ट ग्रुप जिसमें था यूगोस्लोवाकिया, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे। इसके अलावा नेक्स्ट ग्रुप स्पेन, रोमानिया, स्कॉटलैंड और डेनमार्क। देन नीदरलैंड, पोलैंड, इटली और फिनलैंड। ये थोड़ा सा टफ ग्रुप मुझे लग रहा है, बट उस दौरान अभी के समय में लग रहा है, उस दौरान तो मैं इसको नहीं कह सकता। इसके अलावा सोवियत यूनियन, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, टर्की और स्विट्जरलैंड। इसके अलावा बेल्जियम, ईस्ट जर्मनी, फ्रांस एंड आइसलैंड। ये सोचने वाली बात है कि इसमें बेल्जियम ने क्वालिफाई किया था और ईस्ट जर्मनी जो है वो नीचे आया था। इसके अलावा वेस्ट जर्मनी, ग्रीस, बुल्गारिया एंड माल्टा।
क्वार्टर फाइनल्स की बात अब कर लेते हैं। क्वार्टर फाइनल्स में यूगोस्लोवाकिया ने वेल्स से जीता 3-1 से मैच। चेकोस्लोवाकिया ने 4-2 से सोवियत यूनियन को हराया। स्पेन हारा मैच 3-1 से वेस्ट जर्मनी से, और नीदरलैंड ने मैच 7-1 से बेल्जियम को हराया था। जी हाँ जी। तो ये पूरा था सिनेरियो, किस तरह से मैच अनफोल्ड हुए, किस तरह से फाइनल जो है वो टीमें आगे बढ़ी। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनल टूर्नामेंट की फाइनल टूर्नामेंट किस तरह से अनफोल्ड हुआ था। चेकोस्लोवाकिया ने 3 गोल किए, 1 गोल किया नीदरलैंड ने, एंड इसके साथ चेकोस्लोवाकिया, और इसके बाद इस तरह से चेकोस्लोवाकिया आगे पहुंचा फाइनल के लिए। फिर यूगोस्लोवाकिया और वेस्ट जर्मनी के बीच मैच हुआ। वेस्ट जर्मनी 4-2 से जीता, और थर्ड प्लेस के लिए मैच हुआ नीदरलैंड और यूगोस्लोवाकिया के बीच 3-2 से ये हुआ। और अगर ये मैचेस हुए, इसके अलावा अब मैचेस बाइस बात कर लें तो 3-1 से जो थर्ड प्लेस के लिए मैच हुआ था चेकोस्लोवाकिया और नीदरलैंड के बीच, नहीं, फर्स्ट मैच जो हुआ था वो जो हुआ था पहला सेमीफाइनल आप समझ लें, उसमें जो थे पहला गोल 19वें मिनट में चेकोस्लोवाकिया ने, फिर उसके बाद 73वें मिनट में जो है गोल किया नीदरलैंड ने, फिर एक्स्ट्रा टाइम में 114-18वें मिनट में चेकोस्लोवाकिया ने गोल करके अपने आप को फाइनल की जगह पहुंचा दी थी। 17,000 लोग इस मैच को देखने आए थे। अगला मैच जो सेमीफाइनल था वो था यूगोस्लोवाकिया और वेस्ट जर्मनी के बीच। इसमें जो था पहला गोल जो हुआ था 19वें मिनट में यूगोस्लोवाकिया की तरफ से, दूसरा भी गोल यूगोस्लोवाकिया की तरफ से, बट उसके बाद मैच अपनी झोली से गंवा दिया। वेस्ट जर्मनी ने 64वें मिनट में, 82 मिनट में, 115वें मिनट में और 119वें मिनट में मैच गोल करके मैच जीते, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम में ये मैच किया था। इसमें 50,000 लगभग लोग थे मैच देखने आए थे। थर्ड प्लेस के लिए जो मैच हुआ था ये, इसमें पहला गोल 27वें मिनट में हुआ था और दूसरा 39वें मिनट में नीदरलैंड ने किया था। इसके अलावा 43वें और 82वें मिनट में यूगोस्लोवाकिया ने, और जो विनिंग गोल था वो 107वें मिनट में नीदरलैंड ने करके एक्स्ट्रा टाइम में मैच जीत लिया। यानी कि ये टूर्नामेंट पूरी तरीके से फाइनल टूर्नामेंट फुल टाइम में नहीं हुआ, एक्स्ट्रा टाइम में हुआ, जिसमें 6,000 लोग आए थे। अब बात करते हैं फाइनल मैच की। तो पहला गोल 8वें मिनट में चेकोस्लोवाकिया, इसके बाद 25वें मिनट में चेकोस्लोवाकिया 2-0 की लीड, फिर 28वें मिनट में गोल करके 2-1 से पीछे, फिर 89 में गोल करके मैच जो है बराबरी पर छोड़ा। अब उसके बाद पेनल्टीज की बात करते हैं कैसे रही। 5-3 से जो है ये मैच जीता, जिसमें से 1-1, 2-2, 3-3, फिर चौथा जो है वो मिस किया वेस्ट जर्मनी ने, और फिर आखिरी गोल करके चेकोस्लोवाकिया ने ये मैच जीता। इसमें 30,000 लोग आए थे। स्टैटिक्स हम आपको बता ही चुके हैं। चलिए अब टीम जो है उसकी बात कर लेते हैं। उसमें यूगोस्लोवाकिया के जो है वो एक गोलकीपर रखे गए हैं। तो यूगोस्लोवाकिया के 2 हैं, नीदरलैंड का 1 है, वेस्ट जर्मनी का 1 डिफेंडर है। इसके अलावा मिडफील्डर्स में भी एक नीदरलैंड, यानी इसमें एक जो है नीदरलैंड का नहीं है। इसमें जो इनको जो मौका मिला है वो चेकोस्लोवाकिया में बताया आपको, वो मौका मिला है यूगोस्लोवाकिया का। जी हाँ जी, एक मिडफील्डर जो है वो यूगोस्लोवाकिया, एक जर्मनी वेस्ट, एक दो चेकोस्लोवाकिया, और 2 ही डिफेंड जो है फॉरवर्ड हैं, एक वेस्ट जर्मनी का जी हाँ जी हाँ, और एक चेकोस्लोवाकिया का जी हाँ जी। यानी कि नीदरलैंड के और यूगोस्लोवाकिया के जो प्लेयर्स हैं इनको फॉरवर्ड में जगह नहीं मिली, यानी कि फॉरवर्ड जो था ये इन दोनों का ही बेकार था, इनका डिफेंड अच्छा था। और ये बात साबित भी होती है कि जिस तरह से नीदरलैंड मैच जीतता हार गया, बट ये भी बात थी कि थर्ड प्लेस में उसने कमाल किया था। तो ऑल एंड ऑल ये था आप लोगों के लिए पूरा का पूरा 1976 का जो यूरो कप।
अब मैं आपको फाइनली छोड़े जाता हूँ गानों के साथ, उनको एंजॉय करिए। मैं आपको मिलूँगा अब नेक्स्ट संडे रात 8 बजे वापस से 1980 के यूरो कप के साथ, बाकी सारी चीज़ों के साथ। अभी के लिए मैं आपसे कहता हूँ बाय बाय। वास्ते जा भी दूं मैं गवाह माँ भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं, बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नते सच कहूँ छोड़ दूं।
बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे जन्नते सच